नमस्कार प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों पे एक ही दिन मतदान होगा। लेकिन अब चुनाव धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जहां 2019 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई थी। इसलिए तीसरे चरण के लिए 7 मई को 94 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। गुजरात सहित देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पे वोटों की गिनती 4 जून को होगी। तीसरे चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गुजरात की 26 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होना है। गुजरात में इस बार 35 मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपनी परंपरा को तोड़ते हुए मुस्लिम समुदाय से एक भी व्यक्ति को मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस ने तर्क दिया है कि भरूच लोकसभा सीट, जहां से वो परंपरागत रूप से एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारती थी, इस बार विपक्षी इंडिया ब्लॉक के घटकों के बीच सीट बंटवारे के समझौते के तहत आम आदमी पार्टी के पास यह सीट चली गई है। राष्ट्रीय पार्टी में केवल बहुजन समाज पार्टी बसपा ने राज्य में 7 मई को होने वाले चुनाव के लिए गांधीनगर से एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बसपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पंचमहल से एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा था। 2019 में मुस्लिम समुदाय से 43 उम्मीदवार मैदान में थे। गुजरात कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वजीर खान पठान ने इस मामले पर बात करते हुए कहा है कि पार्टी पारंपरिक रूप से राज्य में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय से कम एक उम्मीदवार को मैदान में उतारती है, खासकर भरूच से। इस बार यह संभव नहीं था क्योंकि सीट एपी आम आदमी पार्टी के पास चली गई थी। 1977 में कांग्रेस ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को संसद भेजा, अहमदाबाद से एहसान जाफरी और भरूच से अहमद पटेल। अहमद पटेल ने 1980 और 1984 में भरूच से 2 बार चुनाव जीते हैं। उनके बेटे फैसल पटेल और बेटी मुमताज पटेल इस बार सीट के दावेदारों में से थे और उन्होंने इस सीट के आम आदमी पार्टी के पास जाने पर नाखुशी भी व्यक्त की थी और वहाँ पे एपी आम आदमी पार्टी आदिवासी नेता चैतर वसावा को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले कांग्रेस ने साल 2004, 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भरूच से मोहम्मद पटेल, अजीज तनकावरी और शेर खान पठान को मैदान में उतारा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने नवसारी सीट से अपने एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार मकसूद मिर्जा को मैदान में उतारा था। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने इस बार मोहम्मद अनीस देसाई को गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट की पेशकश की है, जहां उनका मुकाबला भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से है। गुजरात की जिन 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से गांधीनगर में सबसे ज़्यादा 8 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। गुजरात की 26 सीटों में से सूरत भाजपा के खाते में चली गई है क्योंकि पिछले सप्ताह उसके उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। देश में लोकसभा चुनाव चल रही है और जिन सीटों पे अभी मतदान होना बाकी है वहां चुनाव प्रचार चरम पे है। नेता अलग अलग तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट पे भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया प्रचार के पुराने तरीके पे ही भरोसा कर रहे हैं। पोरबंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। ऐसे में महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर मनसुख मंडाविया चुनाव प्रचार में घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार गांव-गांव में पद यात्रा कर रहे हैं और भीड़ भरे रोड शो से दूरी बनाए हुए हैं। प्रचार के इस पुराने तरीके की वजह से पूछे जाने पे केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मैं पोरबंदर से चुनाव लड़ रहा हूं। यह महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। हमारे इतिहास में दर्ज है कि महात्मा गांधी ने कई पद यात्रा निकाली है। अब मैं चूंकि पोरबंदर से चुनाव लड़ रहा हूं तो मैंने भी महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर चुनाव प्रचार के लिए पद यात्रा निकालने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पैदल घर घर जाकर प्रचार करने से न सिर्फ वे बेहतर तरीके से जनता से जुड़ पा रहे हैं बल्कि इससे उनके चुनाव का खर्च भी कम हो रहा है। मेरा मानना है कि चुनाव के मैदान बेवजह के खर्च में कटौती की जानी चाहिए। साथ ही लोगों की परेशानी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम दोपहर में मंच लगाकर जनसभा करेंगे तो लोग इस गर्मी में कैसे बैठेंगे, इसलिए मैंने घर घर जाकर चुनाव प्रचार का फैसला किया है।
पोरबंदर सीट पे मंडाविया का मुकाबला कांग्रेस के ललित बसोया से है। प्रज्वल रेवन्ना के पिता और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना छेड़छाड़ और अपहरण के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें एसआईटी ने इस शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े अपहरण मामले में गिरफ्तार किया गया है। यहाँ की एक अदालत की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एसआईटी अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक पे निर्देश दिया है कि प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। सीएम के निर्देश के बाद एसआईटी ने भारत में इंटरपोल मामले की नोडल संस्था सीबीआई से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की रिक्वेस्ट की थी। ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन बॉडी जारी करती है और भारत में नोटिस के लिए अपील करने वाली एजेंसी सीबीआई है। इसके जरिए एसआईटी को प्रज्वल की लोकेशन और गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी। कर्नाटका सेक्स स्कैंडल केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने जेडीएस के फरार सांसद और हासन से उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की विदेश में तलाश तेज कर दी है। इस बीच अश्लील वीडियो कांड की 3 और पीड़ितों ने एसआईटी से संपर्क किया है। सूत्रों के हवाले से एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद पीड़ितों ने एसआईटी से संपर्क किया है। अधिकारी जल्द ही उनके बयान दर्ज कर सकते हैं। इस संबंध में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। वहीं ऐसी अफवाहें हैं कि अपने पिता जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद प्रज्वल रेवन्ना जल्द ही अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि एसआईटी की एक टीम प्रज्वल रेवन्ना की गतिविधियों के बारे में जुटाई जानकारी के आधार पर पहले ही एक विदेश स्थान पर पहुंच चुकी है। टीम स्थानीय एजेंसी और सीबीआई के समन्वय से उसे गिरफ्तार करेगी। ट्रैक किया गया स्थान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट था। प्रज्वल रेवन्ना अपना स्थान बदल रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रज्वल रेवन्ना रविवार को मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। हालांकि एसआईटी सूत्रों का कहना है कि उनके पास यह भी जानकारी है कि प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा चुनाव के बाद ही वापस आएंगे। भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। एसआईटी ने भी कोई जोखिम न लेते हुए देश के सभी एयरपोर्ट पे हाई अलर्ट रखा है। प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पे यौन उत्पीड़न की शिकार बुजुर्ग महिला के बयान के आधार पे एसआईटी के एक और एफआईआर दर्ज करने की संभावना है। रेस्क्यू की गई महिला से जुड़े कथित वीडियो से पता चलता है कि वह जोर जोर से रोने और बार बार ऐसा कृत्य न करने की अपील कर रही है। इसके बाद भी प्रज्वल रेवन्ना ने कथित तौर पे उसका यौन उत्पीड़न किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि महिला उसके पैर पकड़ने का प्रयास कर रही है, उससे कह रही है कि उसने खाना बनाया है और उसके परिवार के सदस्यों को खिलाया है, उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। दूसरी एफआईआर में शादीशुदा पीड़ितों ने अपने भयावह अनुभव के बारे में बताया है। आपराधिक जांच विभाग में दर्ज कराई गई शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना ने उसे बलात्कार का वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पहली एफआईआर राज्य महिला आयोग द्वारा शिकायत पे आधारित है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार को भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने रविवार को कहा कि अनेक महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार को भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। दरअसल किसी अपराध के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग निकाय की ओर से किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अपने सदस्य देशों से अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। मंत्री ने कहा कि सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए बनी विशेष जांच दल एसआईटी इस बात पे फैसला करेगा कि प्रज्वल रेवन्ना को कैसे वापस लाया जाए। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।